ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल के पेड कोर्स क्लासेस में मैं तनुजा आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज इस जीके की इम्पॉर्टेंट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये टॉपिक से अक्सर आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपके पैरामेडिकल में, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में भी आ रखे इस पार्टिकुलर टॉपिक से। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से कीजिएगा। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, है ना? और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जीके के यानी सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके बिहार पैरामेडिकल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस लाइव क्लास में सभी बच्चे अच्छे से जीके का क्लास करेंगे, और जितना भी यहाँ पे थ्योरी क्लासेस बताई जाती है क्वेश्चंस के रिगार्डिंग थ्योरी, वो सारे को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, क्योंकि जो भी आपको यहाँ पीपीआई पे बताया जाता है वो रियल एंड जेन्युइन रहता है, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। इसलिए कोई भी पॉइंट को आप लोग नेगलेक्ट मत कीजिएगा। और जो भी बच्चे को लगता है कि मैम तो प्रीवियस ईयर करवा रही हैं या फिर ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, तो उन लोगों को मैं एक बात बता दूं कि जिस तरह से बिहार पैरामेडिकल का जो बैकबोन होता है वो प्रीवियस ईयर ही है। तो आप लोग जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, ओल्ड स्टूडेंट को तो सब लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो भी हमारे पेड कोर्स के टॉपर्स हैं, उनका फीडबैक जब आप लोग भी देखिएगा तो उसमें कुछ सजेशंस दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन उन लोग का सजेशंस यही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि प्रीवियस ईयर को उन लोग बोले हैं कि प्रीवियस ईयर में पीएम प्लस पीएमएम दोनों का करना कंपलसरी है। क्योंकि प्रीवियस ईयर जब आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आप लोगों को क्वेश्चंस का एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस बिहार पैरामेडिकल में पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया जाता है। और थ्योरी क्लासेस पढ़ने से सिर्फ नहीं होता है, क्वेश्चंस का लेवल भी आप लोगों को जानना जरूरी है। किस लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस सब्जेक्ट में कैसा क्वेश्चंस आता है। थ्योरी पढ़ने के लिए सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़िए, उतना ही पढ़िए जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पता चलेगा कि सारा ज्ञान आप लोगों के पास है, बट एग्ज़ाम में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो आप लोग पढ़े ही नहीं हैं, उसके बारे में आप लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है। तो वैसे नहीं करना है, इसीलिए प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रीवियस ईयर को बहुत ही अच्छे से बनाएं, और जितना भी एक्स्ट्रा डिटेल्स आप लोगों को बताया जा रहा है वो सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को डिट्टो पूछ दिया ही जाए, लेकिन हाँ, जो भी उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट बताया जाता है उससे ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं, और वैसा क्वेश्चंस आपके 2022 में भी आ चुका है। इसीलिए हम लोग बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर बहुत ही अच्छे से कीजिएगा, और प्रीवियस ईयर को बनाने में बहुत मेहनत भी लगती है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस ईयर को कोई भी बच्चा नेगलेक्ट नहीं करेंगे, और सभी लोग अच्छे से प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिएगा एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ। तभी आप लोगों का 40% वर्क प्रीवियस ईयर कर लेने से हो जाएगा। तो चलिए, आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। तो ये सजेशंस कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं आप लोगों का कमेंट देख रही हूँ। क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि बिहार पैरामेडिकल का प्रीवियस ईयर करना इम्पॉर्टेंट है या नहीं? आप लोग येस और नो में कमेंट्स कीजिए। तो वेरी गुड, जो भी बच्चे प्रीवियस ईयर को इम्पोर्टेंस देते हैं वो सही गाइडलाइन और सही रास्ते पे चल रहे हैं, और जो भी बच्चे अभी पैरामेडिकल का प्रीवियस ईयर को नेगलेक्ट कर रहे हैं वो अभी से भी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हर बार आपको सही गाइडलाइन नहीं मिलती है। और पीपीआई पे ट्रस्ट प्लस क्वालिटी आप लोगों को पता है, यहाँ पे आप दोनों को दोनों चीज़ प्रोवाइड की जाती है, और जो भी आप लोगों को बताया जाता है वो रियल एंड जेन्युइन बताई जाती है। इसलिए प्लीज़ आप लोग अच्छे से प्रीवियस ईयर को बनाइए,
और अपना रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। तो चलिए अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा सिस्मिक तरंगों का संबंध है। आप सभी बच्चों को बताना है सिस्मिक तरंगों का संबंध है। ऑप्शन है हमारा समुद्र, ऑप्शन बी है अवरक्त क्षेत्र, ऑप्शन सी है परावैंगनी क्षेत्र, ऑप्शन डी है भूकंप। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट सभी बच्चे कमेंट्स कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए मैं सभी लोग का कमेंट्स देख रही हूँ, आप लोग जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन डी की ओर जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट आंसर है भूकंप। क्या है बच्चों? तो ये है भूकंप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। सिस्मिक तरंगों का संबंध भूकंप से है। अब आप सभी बच्चों को बताना है कि ये सिस्मिक वेव्स होते क्या हैं। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। ऑप्शन तो आप लोग बता दिए कि ऑप्शन डी मैम इसका राइट आंसर है। तो ये तो मुझे भी पता है कि आप लोग प्रीवियस ईयर बनाए होंगे तो रट्टा मार लिए होंगे। तो सभी बच्चों को पता है कि सिस्मिक तरंगों का संबंध भूकंप से है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब हम लोग पढ़ रहे हैं जीके तो हम लोग को एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे आप लोग मेरा वीडियो पहले भी आप लोग देखी होंगे। हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में आप लोगों को बताते हैं हर एक पॉइंट को, जितना आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए अब यहाँ से आप लोग बताइए कि सिस्मिक तरंगों का संबंध इससे है। तो सिस्मिक तरंगों का मतलब क्या है? ये सिस्मिक वेव क्या होता है? तो सिस्मिक वेव जो है हमारा वो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड की ओर ले चलते हैं, वहाँ पे आप लोग अच्छे से देखिएगा। सिस्मिक वेव आप लोगों के लिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा थ्योरी ऑन एवरी क्वेश्चंस करके एक पॉइंट बनाए हैं। ये जो पॉइंट बना है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर वहाँ पे मैं आप लोगों को लिख के बताती तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा ये लाइव क्लासेस लंबा हो जाता है। इसलिए मैं शॉर्ट करने की वजह से इसको पहले से ही आप लोगों को नोट करके बता दी हूँ। तो ये पॉइंट्स जो भी मैं बताई हूँ या फिर जो भी यहाँ पे पॉइंट्स आप लोग देख रहे हैं वो भी पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो सिस्मिक वेव है हमारा, वो सिस्मिक वेव क्या है? तो सिस्मिक वेव उसको बोलते हैं, जैसे देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे डिफाइन, कि भूकंपीय तरंगे पृथ्वी की आंतरिक परतों व सतह पर चलने वाली ऊर्जा की तरंगे होती हैं जो भूकंप ज्वालामुखी विस्फोटक होता है। तो उसको हम लोग सिस्मिक वेव्स कहते हैं, जिसको सिस्मिक तरंग बोलते हैं। तो सिस्मिक वेव क्या होता है? तो ये भूकंप का ज्वालामुखी विस्फोट ये सब जो होता है उसी को हम लोग सिस्मिक वेव बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक्स्ट्रा डिटेल्स में सारा कुछ सिस्मिक वेव के बारे में। और जो ऑप्शन बी है हमारा वो है अवरक्त क्षेत्र। तो अवरक्त क्षेत्र किसको बोलते हैं? तो अवरक्त क्षेत्र हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का 0.8 म्यू से 200 म्यू तक का क्षेत्र अवरक्त क्षेत्र कहलाता है। अवरक्त क्षेत्र क्या है? तो अवरक्त क्षेत्र का मतलब है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का 0.8 म्यू से 200 म्यू तक का क्षेत्र अवरक्त क्षेत्र कहलाता है। तो और इसमें जो हमारा ऑप्शन सी है वो है परावैंगनी क्षेत्र। तो आप लोग कमेंट्स में कीजिए कि परावैंगनी किरण क्या होता है। आप सभी बच्चे बताएंगे कि परावैंगनी क्षेत्र क्या होता है। सभी लोग बिल्कुल फास्ट कमेंट कीजिए कि परावैंगनी किरण क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा कि परावैंगनी किरणें सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है। ये तो आप सभी को पता होगा। और उसी तरह जो हमारा ऑप्शन डी था वो हमारा राइट आंसर था। तो ऑप्शन डी जो राइट आंसर है वो भूकंप। तो भूकंप तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी का हिलना भूकंप बोलते हैं।
तो ये तो सभी लोगों को पता है कि पृथ्वी जब हिलने लगती है तो हम लोग बोलते हैं कि भूकंप आ गया। तो भूकंप के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं कि पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। पृथ्वी की सतह के हिलने को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग भूकंप बोलते हैं। यह पृथ्वी के स्थल मंडल लिथोस्फीयर में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। और फिर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है भूकंप की तीव्रता मापने की एक गणितीय पैमाना है जो रिएक्टर स्केल है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है एक सिस्मोग्राफ से भी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और फिर ऊपर में जो पॉइंट्स है हमारा वो है भूकंप की तीव्रता मापने की गणितीय पैमाना। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। गणितीय पैमाना बोलेगा तो रिएक्टर स्केल, और भूकंप की तीव्रता तो सिस्मोग्राफ से मेजर की जाती है। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस में कोई भी डाउट्स नहीं होंगे और सारे क्वेश्चंस को मैं अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ। आप विथ देख रहे हैं, आप लोग हेडलाइन भी देख रहे हैं, एक्स्ट्रा थ्योरी ऑन एवरी क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चंस पे जितना पॉइंट्स बनने लायक था मैं उतना पॉइंट्स बनाई हूँ। और आई होप आप सभी को ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आप सभी को ये वीडियो भी अच्छा लगे, ये क्लास भी आज का इंटरेस्टिंग लगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? आकाशगंगा जिसको गैलेक्सी का कितने प्रतिशत पदार्थ तारे होते हैं? आप सभी बच्चों को बताना है आकाशगंगा गैलेक्सी का कितना प्रतिशत पदार्थ तारे होते हैं। सभी बच्चे कमेंट्स करेंगे बिल्कुल फास्ट आप लोग कमेंट्स कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है वो आपके ऑप्शन में नहीं है। ये जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है इसका सारे ऑप्शन जो हैं वो रॉन्ग है। तो चलिए इसको हम लोग इनकरेक्ट करते हैं। इनकरेक्ट है तो इसको हम लोग करेक्ट करते हैं। तो ये जो भी ऑप्शन आप लोगों का दिया हुआ है ये गलत है। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन होना चाहिए 4%, 8%, और सी ऑप्शन में आ जाएगा आपका, 1 मिनट, यहाँ पे आप लोग 9% कर लीजिए और यहाँ पे 10%। ये था आपका 4%, ये था आपका 5%। अब आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? आप लोग बिल्कुल फास्ट कमेंट्स कीजिए। आकाशगंगा गैलेक्सी का कितने प्रतिशत पदार्थ तारे होते हैं? ऑप्शन है हमारा 4%, 5%, 9%, 10%। आप सभी बच्चे बिल्कुल फास्ट कमेंट कीजिए। इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? आप लोग कमेंट्स कीजिए जल्दी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ गलत है और ये प्रत्येक साल आपके बिहार पैरामेडिकल में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसा रहेगा कि या तो फिर दो ऑप्शन सही हो जाएंगे या फिर ऑप्शन ही करेक्ट नहीं रहेगा। तो इस तरह के बिहार पैरामेडिकल में क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल हो चुका है। इसलिए इसमें आप लोग कोई भी टिक लगाइएगा तो अगर सबका रॉन्ग ही होगा तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग अब बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए की ओर आ रहे हैं, जो भी बच्चे इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए दे रहे हैं 4%, उनका बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। जो भी बच्चे ऑप्शन ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट है, वेल डन, बहुत बढ़िया। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग देखते हैं कि आकाशगंगा गैलेक्सी क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स आप लोगों को दिया हुआ है कि प्रत्येक आकाशगंगा में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। तो अगर देखा जाए तो आपका 4% तारे ही आपके पदार्थ के रूप में होता है। तो वहाँ पे आपका क्वेश्चंस भी सेम यही था कि आकाशगंगा में कितने प्रतिशत पदार्थ तारे होते हैं। तो इसका राइट आंसर था 4%। तो ये चीज़ को आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आकाशगंगा का कितने प्रतिशत पदार्थ तारे होते हैं? तो ये 4% होते हैं।
तो सभी लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना? किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट्स तो नहीं ना है? अगर है तो आप लोग कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। किसी को कोई डाउट्स? अब तो मैं ऑप्शन भी चेंज कर दी हूँ सारे क्वेश्चंस का, तो आई होप आप सभी को कोई डाउट्स इस क्वेश्चंस में नहीं होगा। 72 आप सभी का क्लियर है? एक बार यस टाइप कीजिए। तो प्रत्येक आकाशगंगा में अनुमानतः कितना तारे होते हैं? तो ये 100 अरब तारे होते हैं। तो चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चंस हम लोग कर लिए, 2 क्वेश्चंस किए हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल्स में मैं आप लोगों से को पॉइंट्स बता रही हूँ। और जो भी पॉइंट्स बता रही हूँ वो सारा कुछ आपके पैरामेडिकल के रिलेटेड ही बता रही हूँ। कोई भी पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट सभी पॉइंट्स हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 73, ये भी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 73 क्वेश्चंस है हमारा, यह उन 4 तत्वों में से एक है जो मिलकर पृथ्वी के कुल भार का 93% है। क्या क्वेश्चंस है? तो क्वेश्चंस है हमारा, यह उन 4 तत्वों में से एक है जो मिलकर पृथ्वी के कुल भार का 93% है। ऑप्शन है हमारा सिलिकॉन Si, बी है कार्बन, सी जिसका सिंबल है H हाइड्रोजन, और डी एल्युमिनियम। आप सभी बच्चे बिल्कुल फास्ट कमेंट कीजिएगा, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट आप लोग कमेंट्स कीजिए। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड। जो भी बच्चे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी की ओर जा रहे हैं उन दोनों का राइट होगा। इसमें अब आप लोगों को प्रॉब्लम भी होगा कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी कैसे राइट होगा। तो ये बिहार पैरामेडिकल में होता है। मैं पिछले ही क्वेश्चंस में बताई हूँ कि कभी कभी ऑप्शन ही नहीं देता है राइट, और कभी कभी ऑप्शन भी देता है तो उसमें 2 आंसर सही हो जाते हैं। तो आप लोग कोई भी मारिएगा तो सही ही होगा। लेकिन अगर आप लोग इसका आंसर ऑप्शन ए सिलिकॉन देते हैं तो आप लोगों का आंसर सही है, और अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम देते हैं तब भी आप लोगों का आंसर सही है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि जो पृथ्वी के कुल भार का 93% जो है वो 4 तत्व होता है। ये हमारा अर्थ है, इसमें जो 93% है, और इसमें क्या होता है जो 4% जो होता है वो हमारा क्या होता है, ये एलिमेंट होता है। तो अभी ये 4% एलिमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट होता है इसके बारे में हम लोगों को बताना है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारा वो है ऑक्सीजन। फर्स्ट एलिमेंट कौन है? ये है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, और ये कितना परसेंट रहता है? ये 46.6% होता है। और सेकंड जो हमारा एलिमेंट है वो है सिलिकॉन, और इसका कितना परसेंटेज है? तो ये है 27.7%। और थर्ड जो ऑप्शन है हमारा वो है एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम का परसेंट होता है 81%। और उसके बाद होता है आयरन, Fe जिसको बोलते हैं, ये हमारा 5% है। तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज तो है एल्युमिनियम का। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर एल्युमिनियम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए सिलिकॉन भी है 27.7%, और एल्युमिनियम भी है, और ऑक्सीजन और आयरन तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो हम लोगों को सेलेक्ट करना है कि सिलिकॉन होगा या एल्युमिनियम। तो अगर इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए एल्युमिनियम। लेकिन अगर आप लोग हमसे पूछते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी
कि आप लोग सिलिकॉन को टिक कीजिएगा, क्योंकि दो ऑप्शन में अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होता है तो हम लोग उसी को प्रेफरेंस देते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए भी हो जाएगा सिलिकॉन, और ऑप्शन डी भी हो जाएगा एल्युमिनियम। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन दो सही है। तो आई होप आप सभी लोग ये क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ लिए होंगे। और यहाँ पे सिलिकॉन और एल्युमिनियम ही है, हाइड्रोजन और कार्बन तो किसी भी हाल में होगा ही नहीं ये दोनों। तो और सिलिकॉन और एल्युमिनियम दोनों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ऑक्सीजन का 46.6% होता है, सिलिकॉन 27.7% होता है, और एल्युमिनियम 81% होता है, और Fe जो होता है आयरन हमारा वो 5% होता है, और 90 पृथ्वी के कुल भार का 93% है। और इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और आयरन होते हैं। तो आप सभी को ये क्वेश्चंस में भी कोई डाउट्स नहीं होंगे, क्लियर हो गए होंगे। तो यस टाइप कीजिए आप लोग। ये क्वेश्चंस में कोई डाउट्स भी है किसी का? अगर डाउट्स है तो नो, डाउट्स अगर नहीं है तो नो कीजिए, और डाउट्स है तो यस कमेंट्स कीजिए आप लोग। तो चलिए, डाउट्स आप लोगों का नहीं है तो वेरी गुड, सभी लोग को वेरी गुड है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांस्य युग ईसा पूर्व में इस काल में था। आप लोगों को बताना है बच्चों, आप लोगों को क्या बताना है बच्चों? तो आप लोग तो स्क्रीन पे क्वेश्चंस देख ही रहे हैं, तो आप लोग बताइए, कमेंट्स कीजिए। कांस्य युग ईसा पूर्व में इस काल में था। ऑप्शन है हमारा 1100 से 800, 3000 से 1100, 500 से 400 और 400 से 330। आप सभी बच्चे बिल्कुल फास्ट कमेंट्स कीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। आप लोगों को मैं इतना टाइम्स भी दे रही हूँ कि आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ें और अच्छे से इस क्वेश्चंस का आंसर भी सोचने का टाइम तो मैं बहुत दे रही हूँ। तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए, इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा। और जो भी हमारे पेड कोर्स के स्टूडेंट होंगे उन लोग को तो जीके पढ़ा दिया गया है, तो उन लोग बताइए जल्दी से, सभी बच्चे बताएंगे बिल्कुल फास्ट। और जो भी बच्चे अभी प्रिपरेशन शुरू नहीं किए हैं वो भी बच्चे अब प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, कोई मॉपअप राउंड के चक्कर में मत रहिए। जिनका भी इस ईयर अगर बिहार पैरामेडिकल में नहीं हुआ है वो नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से तैयारी कीजिए अच्छे से, और बेस्ट कॉलेज बेस्ट कोर्स के साथ आप लोग स्टडी कीजिएगा फिर। तो चलिए जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे बिल्कुल फास्ट। तो जो भी बच्चे ऑप्शन बी की ओर जा रहे हैं, जो भी बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हैं 300 से 1100 ईसा पूर्व, उनका बिल्कुल करेक्ट है। तो वेरी गुड है, वेल डन। कांस्य युग इस काल में था, तो ये 3000 से 1100 ईसा पूर्व में कांस्य युग था। और ये क्वेश्चन जो है ये इम्पॉर्टेंट है और याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दिमाग आप लोगों को नहीं लगाना है, बस ये क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लीजिएगा कि कांस्य युग 3000 से 1100 ईसा पूर्व इसका जो था वो टाइम पीरियड था। तो चलिए इस क्वेश्चंस में भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे आप लोगों को हिंदी में भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और जीके में भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो आप लोग देख रहे हैं ये ऑथर, राइटर और नोबेल, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं इससे प्रत्येक साल आपके प्रीवियस ईयर में भी और बिहार पैरामेडिकल का ये फेवरेट क्वेश्चंस होता है, ये तीनों टॉपिक्स। इसलिए आप लोगों को अच्छे से ये तीनों टॉपिक्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाहनामा किसने लिखा है? आप सभी बच्चे बिल्कुल फास्ट कमेंट्स कीजिए कि शाहनामा किसने लिखा है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, शाहनामा किसने लिखा है? ऑप्शन है हमारा अल-बरूनी,
ऑप्शन बी है फिरदौसी, ऑप्शन सी है हमारा इब्न बतूता और ऑप्शन डी है अमीर खुसरो। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। शहनामा किसने लिखा था? जल्दी से बताइए आप लोग सभी, कमेंट्स कीजिए। इतना तो आप लोगों को मैं टाइम्स दे रही हूँ, फिर भी कमेंट्स करने में एनर्जी आप लोगों का कहाँ है? एनर्जी के साथ अभी पढ़ाई कीजिए आप लोग, अभी तो बहुत टाइम है, इसलिए सब लग रहे हैं कितना स्लो स्लो कमेंट्स कर रहे हैं। बिल्कुल फास्ट कमेंट्स कीजिए आप लोग। तो जो भी बच्चे ऑप्शन बी की ओर जा रहे हैं, वेल डन। जो भी बच्चे ऑप्शन बी की ओर जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। जो भी बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हैं फिरदौसी, उनका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शहनामा किसने लिखा था? तो फिरदौसी। अब बात आती है अलबरूनी की। तो अलबरूनी के भी कुछ पुस्तक हो जाते हैं, तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं। किताब उल हिंद, अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए किताब उल हिंद, किताब उल हिंद किनका ये है? तो आप सभी को बताना पड़ेगा अलबरूनी। फिर सेकंड जो हमारा है वो है अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो की रचनाएं हैं आशिका, फिर सेकंड है तुगलकनामा, तुगलकनामा, और फिर नेक्स्ट है किरान उस सादेन। एक और कौन सा बुक है? तो चलिए अच्छे से इसको भी बता देते हैं। किरान उस सादेन, किरान उस सादेन। तो ये क्वेश्चंस बिहार पैरामेडिकल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और एक तरह से बोलिए तो ये क्वेश्चंस जो है वो पैरामेडिकल का फेवरेट है। ये क्वेश्चंस नोबेल ऑथर, राइटर, ये सबसे प्रत्येक साल आपके पैरामेडिकल में पूछ लिए जाते हैं। तो ये टॉपिक्स आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ये हमारे तरफ से एक्स्ट्रा टिप्स समझिए इसको। तो अलबरूनी की कौन सी बुक थी आप लोग कमेंट्स कीजिए, अब तो मैं बता चुकी हूँ। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। क्या आप लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ रहे हैं? अगर कॉन्सेंट्रेट आप लोग हैं तो आप लोग को याद हो गया होगा कि अलबरूनी की कौन सी पुस्तक है। तो ये है किताब उल हिंद। कौन सा था बच्चों? किताब उल हिंद। तो चलिए, वेरी गुड। सभी लोग अच्छे से पढ़िए और मेहनत कीजिए, तभी सक्सेस का मज़ा है। बिना मेहनत किए किसी को सफलता नहीं मिली है। तो इसलिए आप लोग भी मेहनत कीजिए, और उसके बाद जब आप लोगों का रिजल्ट्स आएगा तो आप लोग बहुत खुश होइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस में भी कोई डाउट्स आप लोगों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस है और ये सिर्फ याद करने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? सभी बच्चे बिल्कुल फास्ट कमेंट कीजिए। कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? ऑप्शन है हमारा 1920, 1916, 1929, 1947। सभी बच्चे बिल्कुल फास्ट कमेंट करेंगे। इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, जल्दी से बताएंगे।
जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो वेरी गुड, जो भी बच्चे ऑप्शन सी की ओर जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। तो कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की, तो ये 1929 में की थी। तो जो भी बच्चे इसका ऑप्शन सी दिए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है और राइट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए इससे भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जान लेते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं एक्स्ट्रा थ्योरी ऑन एवरी क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस पे उसका एक्स्ट्रा थ्योरी भी बताते हुए चल रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ता है। और यहाँ से क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, इसलिए आप लोग भी अच्छे से इसको नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आप लोगों का सोचिए कि आधा प्रिपरेशन आप लोगों का हो गया। और जो भी मैं बता रही हूँ वो रियल एंड जेन्युइन है, 100%। आप किसी से भी ये बात पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वो आपको 100% आपको राइट ही मिलेगा। जो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को सजेशंस दूँ या फिर हमारे जो भी टीचर्स आप लोगों को जो गाइडलाइन बताएं उसको आप लोग जस्ट लाइक फॉलो करते हुए चलिए, देन आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही झकास और अच्छा आएगा। तो जब भी आप लोग यहाँ जब लाइव क्लास में आप लोग जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ आप लोगों का अच्छा अच्छा कोर्स टारगेट भी होगा, तभी तो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे कि सभी बच्चों का टारगेट क्या है। जो गर्ल्स हैं वो गर्ल्स के अकॉर्डिंग बताएंगी और जो बॉयज़ हैं वो भी बताएंगे कि उनका ड्रीम कॉलेज और ड्रीम कोर्स क्या है। थोड़ा सा मैं भी जानूं कि कौन से हमारे बच्चे हैं, उनका क्या टारगेट है, क्या एम है और उन लोगों का थिंकिंग क्या है। आखिर वो कौन सा पैरामेडिकल में कौन सा कोर्स करके कौन सा फ्यूचर बनाने वाले हैं, थोड़ा सा ये मैं भी जानूं। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे बिल्कुल फास्ट। तो चलिए, आप लोगों का जो भी ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम कोर्स है, वेल डन, बहुत बढ़िया आ रहा है कमेंट्स। तो मैं तो यही सजेशंस दूंगी कि जो भी गर्ल्स हैं वो जीएनएम कीजिए, बेस्ट है गर्ल्स के लिए। जीएनएम कर सकती हैं या फिर फार्मेसी भी कर सकती हैं। तो जीएनएम और फार्मेसी दोनों अच्छा है गर्ल्स के लिए। तो आप लोग, वो आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर नर्सिंग के फील्ड में है तो आप लोग जीएनएम कर सकती हैं, और अगर मेडिकल ये सब से रिलेटेड है, मेडिसिन ये सब से, तो आप लोग फार्मेसी भी कर सकती हैं। तो चलिए वेरी गुड है। और लड़का लोग फार्मेसी कीजिए, आप लोग रेडियोलॉजी तो न्यू कोर्स हो जाते हैं बट वो भी कोर्स सही है। फार्मेसी कीजिए, लैब टेक्नीशियन कीजिए, ओटी असिस्टेंट कीजिए, ये सब बॉयज़ के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स पैरामेडिकल के फील्ड में माने जाते हैं। तो आई होप आप सभी लोग एक अच्छा कोर्स सोच के ही आप लोग तैयारी करना शुरू किए होंगे, क्योंकि एक टारगेट और एम बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है लाइफ में। जब तक आपका टारगेट और एम नहीं होगा तब तक आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक टारगेट बना के हुए आप अपना प्रिपरेशन कीजिएगा कि हाँ, मैं पैरामेडिकल फील्ड में आई हूँ तो हाँ, मुझे जीएनएम करना है तो करना है। अब जैसे भी हो तो हमको वो चाहिए तो चाहिए। इस तरह से अगर आप लोग कीजिएगा ना तो हाँ, एक बार में सफलता नहीं मिलेगी, सेकंड बार में मिलेगी, लेकिन संघर्ष आप लोग करते हुए रहिए, आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो इसका आंसर क्या था बच्चों, तो वो था 1929। कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की, तो ये 1929। तो इसका डेट भी जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो डेट हो जाएगा हमारा 31 दिसंबर 1929 को। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स भी जान लीजिए। ये कहाँ हुआ था, तो ये जो हुआ था हमारा पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में
ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर में। लाहौर किसकी राजधानी थी? तो ये पंजाब प्रांत की राजधानी, पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। तो चलिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आप लोगों को और बोल दे रही हूँ, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। तो जो हमारा है तो वो ये हुआ था 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। जवाहरलाल नेहरू जो है इस अधिवेशन के क्या तो अध्यक्ष पूछ दिया जाए, इस अधिवेशन के अध्यक्ष तो ये है जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर इसका डिटेल्स मैं दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। देखिए जैसा कि अभी मैं आप लोगों को बताई, जस्ट वही पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चंस में भी आप लोगों को कोई डाउट्स नहीं होंगे, ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। आप लोग यस टाइप कीजिए। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट्स कीजिए। आज की क्लास में आप लोगों को कुछ ज़्यादा तो नहीं ना पढ़ना पड़ रहा है, आप लोग जल्दी से बताएंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के उच्चतम न्यायालय ने कब से कार्य आरंभ किया? आप सभी बच्चे बिल्कुल फास्ट कमेंट्स कीजिए। भारत के उच्चतम न्यायालय ने कब से कार्य आरंभ किया? ऑप्शन है हमारा 1950, 1952, 1948, 1962। सभी बच्चे बिल्कुल फास्ट कमेंट्स करेंगे। इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। जो भी बच्चे ऑप्शन ए की ओर आ रहे हैं, जो भी बच्चे ऑप्शन ए की ओर आ रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। जो भी बच्चे ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं 1950, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने कब से कार्य प्रारंभ किया? तो ये 1950 से। तो इसका डेट भी जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो डेट क्या हो जाएगा? 28 जनवरी 1950 को। तो डेट भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चंस आप लोग याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप लोग कमेंट्स का आंसर दीजिए। थर्मस का आविष्कार किसने किया? आप सभी बच्चे बताएंगे थर्मस का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन है हमारा मार्कोनी, लैंगमूर, ईस्टमैन, दीवार। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट कमेंट्स कीजिए आप लोग। ये हमारा प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चे? बिल्कुल फास्ट आप सभी बच्चे बताएंगे।
तो वेल डन। जो भी बच्चों ऑप्शन डी की ओर आ रहे हैं, जो भी बच्चे ऑप्शन डी की ओर आंसर दे रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दीवार। थर्मस का आविष्कार किसने किया? तो ये दीवार ने किया। तो इनका पूरा नाम क्या है दीवार का? तो ये जेम्स दीवार नाम है, जेम्स दीवार। एक मिनट, ये क्या हो गया? इनका पूरा नाम है जेम्स दीवार। तो चलिए बताएंगे यहाँ से मार्कोनी। मार्कोनी के बारे में थोड़ा सा आप लोग कमेंट्स कीजिए। तो ये मार्कोनी कौन है? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। अच्छा, पहले ये आप लोग बताइए कि मार्कोनी का पूरा नेम बताइए। कमेंट्स कीजिए तो आप लोग। आंसर तो आप सभी लोग फटाफट दे दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है हमको कि आप लोग प्रीवियस ईयर बना चुके हैं। तो आप लोग को याद है कि थर्मस का आविष्कार दीवार, क्योंकि क्वेश्चंस आप लोग रट लिए हो। लेकिन जहाँ मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स आप लोगों से पूछ रही हूँ, तो बहुत ही कम बच्चों लोग का आंसर करेक्ट आ रहा है, क्योंकि आप लोग सारा प्रीवियस ईयर लग रहे हो कि सिर्फ रट लिए हो। तो रटने से काम नहीं चलने वाला है। कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चंस डिटो पूछ लिए जाते हैं, बट और क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा जो डिटेल्स उससे बनता है, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोग रटिए मत। आप लोग रटिएगा तो काम कैसे चलेगा? ऐसे तो जीके सही बात है, रटने वाला सब्जेक्ट है, बट प्रीवियस ईयर को आप लोग मत रट्टा मार लीजिए। आप लोग सभी लोग थोड़ा सा सीरियस होके पढ़िए, आप लोग बच्चे नहीं हैं। तो मार्कोनी के बारे में आप लोग बताइए, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। तो मार्कोनी का जो पूरा नेम होता है वो होता है, जल्दी से बताइए। गुलेलोमो, गुलेओलोमो मार्कोनी का पूरा नेम हो जाता है। ये मार्कोनी है क्या? तो ये भी आप लोग जान लीजिए। मार्कोनी जो है ये क्या किए थे कि सबसे लंबी दूरी तक रेडियो संचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई। उसने एक नियम दिया जिसे मार्कोनी का नियम कहते हैं। एक तो आप लोग पढ़े होंगे मार्कोनी का नियम, तो उससे भी पकड़ सकते हैं कि मार्कोनी जी एक नियम दिए थे, तो इन्हीं के नाम पर उसको मार्कोनी का नियम बता दिया गया। और इनका एक और कोशिश किया हुआ था कि सब लंबी दूरी तक रेडियो संचार, तो रेडियो संचार था तो वो उसमें कोई किसी प्रकार का कोई तार नहीं था, वो बिना वायर का था, उसमें तार नहीं था। और रेडियो संचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई। तो यही मार्कोनी जी किए थे, एक नियम दिए जिसको मार्कोनी का नियम बोल दिया गया। और सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो लंबी दूरी तक रेडियो संचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई। तो सभी लोगों को ये क्वेश्चंस में भी कोई डाउट्स नहीं होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जोड़ों के आंतरिक भागों के निरीक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन है हमारा अल्गोमीटर, ऑर्थोस्कोप, ऑक्सोमीटर, कोलोस्कोप। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट कमेंट्स कीजिए आप लोग। इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये तो आप लोगों को देखने में लग रहा हो कि ये तो बायो का क्वेश्चन है, तो ये सही बात है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो वेल डन। जो भी बच्चे ऑप्शन बी की ओर आ रहे हैं, जिनका भी ऑप्शन बी है, उनका बिल्कुल करेक्ट है, ऑर्थोस्कोप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों?
तो ऑर्थोस्कोप, अब ऑर्थोस्कोप कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो चलिए बताते हैं कैसे होगा। आप लोगों के मन में कोई भी डाउट्स नहीं होने चाहिए। जो भी डाउट्स है सारे कमेंट्स बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए। अगर वहाँ से भी आप लोगों को रिप्लाई ना मिले तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिए। और पिछले क्लास में आप लोग देखे होंगे कि यूट्यूब पे मैं सभी लोग का रिप्लाई भी दी हूँ, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चंस रिगार्डिंग हो आप लोग उसका ज़रूर कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई दूंगी। तो जोड़ों के आंतरिक भागों के निरीक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑर्थोस्कोप। तो ऑर्थोस्कोप आपका हड्डी से संबंधित है। ज्वाइंट्स क्या है, तो ये एक प्रकार का हड्डी है। तो इसके बारे में आप लोगों को, और ऐसे भी आप लोग तो बायो के स्टूडेंट हैं और आप लोग तो मेडिकल के स्टूडेंट हो, पैरामेडिकल, तो आप लोगों को तो ऐसे भी पता होना चाहिए कि हड्डी के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स भी बोलते हैं। तो ऑर्थोपेडिक वर्ड्स से ही पकड़िए आराम से। ऐसा बायोलॉजी स्टूडेंट आप लोग हैं तो आप आंसर कर पाओगे। बात भी समझ रहे होंगे आप लोग सभी बच्चे कि जोड़ों के आंतरिक भागों का निरीक्षण ऑर्थोस्कोप, और ऑर्थोस्कोप जो है हमारा वो हड्डी से संबंधित है, और हड्डी के डॉक्टर को ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स भी हम लोग बोलते हैं। और सिंपल ऐसा बायोलॉजी स्टूडेंट्स, तो इतना तो डिटेल्स हमको बताना ही नहीं पड़ेगा, आप लोग तो ऐसे ही बता सकते हो, है ना। क्या मैं ये बात सही बोल रही हूँ या फिर आप लोगों का बायो डल है, ये भी बात आज आप लोग बता ही दीजिए, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का आए तो मैं उस पर भी एक्स्ट्रा रिसर्च करके थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, ताकि जो भी बच्चे लोग का बायो भी वीक हो उनको कोई भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये भी आज आप लोग क्लियर कर ही दीजिए, क्योंकि टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक रिलेशन होता है। और यहाँ पे आप लोगों के मन में जो भी डाउट्स हैं या फिर क्लास के रिगार्डिंग या जो भी डाउट्स हैं आप लोग पूछ सकते हैं, इसलिए आप लोगों को मन में कोई भी डाउट्स नहीं रखना है। आप लोग क्लियर सारे डाउट्स को अच्छे से पूछ सकते हैं। फ्रीडम है आप लोगों को, जो पूछना है पूछिए, मैं सभी कुछ का रिप्लाई दूंगी। जीके के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, अदर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको पैरामेडिकल में क्या कोर्स है नहीं है उसके रिगार्डिंग भी पूछिए। सभी कुछ यहाँ पे पीपीआई पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो रियल एंड जेन्युइन दी जाती है। ये तो आप सभी बच्चों लोगों को पता भी होगा, या फिर जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं भी पता होगा। तो 6 से 7 मंथ्स आप लोग हमारे बीच में रहिएगा, तो हमारी क्वालिटी को आप लोग भी अच्छे से समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा कि पीपीआई ट्यूटोरियल किस चीज़ के लिए इतना फेमस है, और सभी बच्चों लोगों का अच्छा फीडबैक क्यों आता है पीपीआई ट्यूटोरियल के तरफ से। तो कोई नहीं, धीरे धीरे आप लोगों को भी पता चलेगा। जो चीज़ अच्छा होता है उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए आप लोगों को अपने आप रियलाइज़ होगा कि क्या बेस्ट है और क्या ख़राब है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतिम बंदी श्वेत बाघ। अंतिम बंदी श्वेत बाघ जिसकी मृत्यु मई 2019 में हुई उसका नाम था शेर खान, श्वेत टाइगर, बाजीराव, संतोष। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट कमेंट्स कीजिए आप लोग, बिल्कुल फास्ट। अंतिम बंदी श्वेत बाघ जिसकी मृत्यु मई 2019 में हुई। ये जो आपका क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, तो ये 2019 के करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर देना है। तो आप लोगों को पता होगा कि जीके में करंट अफेयर्स रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस आपका करंट अफेयर भी रहता है, इसलिए थोड़ा बहुत आप लोग
पेपर्स, न्यूज़पेपर ये सब देखा कीजिए, न्यूज़ चैनल ये सबको थोड़ा बहुत आप लोग फॉलो करते हुए रहिएगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन सी की ओर जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वेल डन। करंट अफेयर्स पे भी आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चंस भी आप लोग याद रखना है तो रख लीजिएगा, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाता है। 2023 के लिए ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाते, क्योंकि ये 2019 का करंट अफेयर्स है, तो इतना पुराना करंट अफेयर्स नहीं पूछता। बहुत ज़्यादा तो 1 से 2 साल के करंट अफेयर्स पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चंस भी आपका बायो है। तो जिनका भी बायोलॉजी अच्छा होगा वो तो जल्दी से बताएंगे ना फटाफट। मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं हैं? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। तो देखिए बच्चों मैं पहले ही एक बात क्लियर कर दे रही हूँ। पहले से ही हम 2 क्वेश्चंस को छाट चुके हैं कि वो ऑप्शन उसका गलत है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन रॉन्ग है। तो ये पैरामेडिकल का ये फेवरेट है कि ये करेगा तो करेगा, ये हर साल करता है। तो इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है, कोई बात नहीं। नंबर कटेगा तो सभी लोगों का कटेगा, अगर मिलेगा तो सभी लोगों को मिलेगा। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कैसे बताइएगा अब। तो चलिए मैं ऑप्शन आप लोगों को दे रही हूँ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए में आप लोग डाल लीजिए 37, 3700। ऑप्शन बी हो जाएगा 10 बिलियन। और ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 7.5 अरब। और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 30 खरब। चलिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग से आप लोग कमेंट्स कीजिए कि मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं हैं। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो वेल डन। जो भी बच्चे ऑप्शन डी की ओर आ रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 30 खरब। तो मानव शरीर में 30 खरब कोशिकाएं हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें करेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है। तो चलिए एक्सप्लेन भी मैं आप लोगों को कर दी हूँ। तो ऐसे जब आप लोग देखिएगा तो इसमें 37 ट्रिलियन होता है। तो 37 ट्रिलियन का मतलब क्या होता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 ट्रिलियन जो होता है, 1 ट्रिलियन वो 100 खरब के बराबर होता है। 1 ट्रिलियन जो होता है वो 10 खरब के इक्वल होता है। अगर आप लोगों से कोई बोल दे कि 1 ट्रिलियन, तो आप लोग समझ लीजिए 10 खरब। तो उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा आंसर कितना? 1 मिनट। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, कोशिका की खोज तो ये 1665 में किसके द्वारा? तो रॉबर्ट हुक। और एक पॉइंट और है, कोशिका का मुख्य कार्य क्या हो जाता है? जल्दी से बताएंगे कि कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण करना। कोशिका का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण करना हो जाता है। और इससे एक पॉइंट्स और बन जाते हैं कि मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला कोशिका लाल रक्त कोशिका है, जो उन कोशिकाओं का लगभग 80% है।
मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो कोशिका है वो लाल रक्त कोशिका है। तो चलिए इस क्वेश्चन में भी बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में मैं आप लोगों को बता दी। सेल के बारे में आप लोगों को 2-3 पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर की। कोशिका शरीर के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। मानव शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन मीन्स 37 खरब कोशिकाएं पाई जाती है। कोशिका का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण करना है। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला कोशिका लाल रक्त कोशिका है जो लगभग 80% है। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मसूड़ों से संबंधित विशेषण है। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। मसूड़ों से संबंधित विशेषण है। ऑप्शन है ओरल, क्रिनाल, जिंजीवल और हेमाल। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट कमेंट्स कीजिए आप लोग। वेल डन। जो भी बच्चे ऑप्शन सी की ओर जा रहे हैं, जो भी बच्चे ऑप्शन सी दे रहे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो गम्स से रिलेटेड एडजेक्टिव है आपका जिंजीवल। गम्स से रिलेटेड एडजेक्टिव आपका क्या है? तो यह है जिंजीवल। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्वितीय ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। द्वितीय ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? ऑप्शन है हमारा ग्रीस, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है यूके, ऑप्शन डी है यूएसए। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट कमेंट्स कीजिए आप लोग। और ये क्वेश्चंस भी बिहार पैरामेडिकल का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और फेवरेट क्वेश्चंस है। इस प्रीवियस ईयर में आप लोग देख चुके होंगे कि एक बार पूछा था ओलंपिक खेल फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ था। तो जो भी बच्चे इसका ऑप्शन बी की ओर जा रहे हैं, जो भी बच्चे ऑप्शन बी की ओर जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। द्वितीय ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो यह फ्रांस में हुआ था। अब पहला कहाँ हुआ था ओलंपिक खेल? तो ये ग्रीस में हुआ था। फर्स्ट ओलंपिक ग्रीस में, सेकंड ओलंपिक फ्रांस में। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। फाइट इस खेल के लिए विश्व भर में आयोजन करने वाला सर्वोच्च संगठन है। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। ऑप्शन है फुटबॉल, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है टेनिस, ऑप्शन डी है शतरंज। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन डी की ओर जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो शतरंज, जिसको बोलते हैं चेस। फाइट खेल जो है वो चेस के लिए है। और फाइट का आप लोग फुल फॉर्म बताइए, कौन बताएगा? जल्दी से बताइए तो देखते हैं कौन बच्चे बताते हैं फाइट का फुल फॉर्म। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। देखते हैं कौन बच्चे इंटेलिजेंट हैं, कौन किसको याद है फाइट का फुल फॉर्म। जल्दी से फटाफट कमेंट्स कीजिए तो सभी लोग। वेल डन। तो फाइट का फुल फॉर्म है हमारा, देखिए, फेडरेशन इंटरनेशनल डिस एचएस।
तो फाइट का फुल फॉर्म हो जाता है फेडरेशन इंटरनेशनल DHS। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकारी सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला प्रथम व्यक्ति या महिला थी। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। ऑप्शन है हमारा किरण बेदी, ऑप्शन बी है देशमुख, ऑप्शन सी है शेषन और ऑप्शन डी है लिंगदे। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। सरकारी सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला प्रथम व्यक्ति या महिला कौन थी या था? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, जो भी बच्चे ऑप्शन बी की ओर जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, देशमुख। देशमुख जो है उनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला प्रथम महिला ये थी। और इसी तरह न्यूज़ वालों के लिए आपको हमारे NDTV के रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे के लिए उनको अवार्ड दिया गया था, रेमन मैग्सेसे का, NDTV के लिए। इनको तो ये रवीश कुमार को। न्यूज़ चैनल NDTV, ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से इसको मिला था, तो ये मिला था रवीश कुमार को। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा कि न्यूज़ वालों के लिए आपको हमारे NDTV के रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे जर्नलिज्म के लिए भी याद किया गया था। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एड्स को आधिकारिक मान्यता कब दी गई है? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। एड्स को आधिकारिक मान्यता कब दी गई है? 1990, 1981, 1975, 2006। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, जो भी बच्चे ऑप्शन बी की ओर जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग एड्स का फुल फॉर्म बताइए, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से कमेंट्स कीजिए तो आप लोग। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वेरी गुड, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? तो ये होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। और आप लोग बताइएगा कि ये एड्स सबसे पहले कहाँ में हुआ था? तो एड्स जो है वो सबसे पहले आपको अफ्रीका के कांगो की राजधानी किनशासा में फैला था। कहाँ में ये फैला था? तो अफ्रीका के राजधानी अफ्रीका के कांगो की राजधानी कहाँ है? तो ये किनशासा। यहीं पे फर्स्ट टाइम एड्स से पीड़ित एक व्यक्ति मिले थे। और ये एड्स किस वायरस से होता है? तो ये एड्स जो है वो हमारा HIV वायरस के कारण होता है। तो ये HIV वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। तो वेल डन। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी
डिफिशियंसी वायरस। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा कि एड्स में वायरस कौन आता है, तो ये HIV वायरस आता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीर सावरकर पतन कहाँ पर है? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। वीर सावरकर पतन कहाँ पर है? ऑप्शन है नेपाल, पोर्ट ब्लेयर, सूरत, पुडुचेरी। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट कमेंट्स कीजिए आप लोग। वेल डन। जो भी बच्चे ऑप्शन बी की ओर जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। वीर सावरकर पतन कहाँ पर है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में है। ये क्वेश्चंस को आप लोग याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा कोई खास पॉइंट्स नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंट पीटर का बेसिलिका कहाँ पर है? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। सेंट पीटर का बेसिलिका कहाँ पर है? ऑप्शन है हमारा यूके, जर्मनी, वेटिकन शहर, कोलकाता। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। वेल डन। जो भी बच्चे ऑप्शन सी की ओर आ रहे हैं उनका करेक्ट है। ऑप्शन सी वेटिकन टाउन जो है ये हमारा सेंट पीटर का बेसिलिका यहीं पर है। तो ये क्वेश्चंस भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीत गोविंद किसने लिखी? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट, कि गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव, कबीर, वाल्मीकि, दिनकर। ये क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं कि ऑथर के ऊपर इससे पहले भी आप लोगों से एक शहनामा पूछ दिया गया था। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा टिप्स बताई हूँ कि ऑथर, नोबेल राइटर पे हमेशा बिहार पैरामेडिकल का ये फेवरेट क्वेश्चंस रहता है। तो इसलिए ये टॉपिक्स आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आपका 5 मार्क्स ना छूटे। तो गीत गोविंद के लेखक जो भी बच्चे ऑप्शन ए की ओर आंसर दे रहे हैं जयदेव, उनका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जयदेव। अब बात आती है वाल्मीकि। तो वाल्मीकि के बारे में तो आप लोग सभी लोगों को पता होगा कि रामायण के रचयिता कौन है? तो ये वाल्मीकि हैं। दिनकर के कुछ बुक्स हो जाते हैं जैसे हुनकार, उर्वशी, ये सब तो आप लोगों को हिंदी में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो इसको हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं करवा रहे हैं, आप लोग वहाँ से भी अच्छे से कर लीजिएगा। ये भी याद करने वाला क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चंस में भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। लाइफ इज गुड किसकी टैगलाइन है? बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। लाइफ इज गुड किसकी टैगलाइन है? ऑप्शन है हमारा LG, KFC, ली, मैकडोनाल्ड। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होगा कि हमारा PPI ट्यूटोरियल का टैगलाइन क्या है। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट कमेंट्स कीजिए तो कि PPI ट्यूटोरियल का टैगलाइन क्या है। तो वेरी गुड। जैसे हमारे चैनल PPI ट्यूटोरियल का टैगलाइन है, क्वालिटी विथ ट्रस्ट। क्वालिटी विथ ट्रस्ट, ये हमारा PPI ट्यूटोरियल का टैगलाइन है हमारा। गुणवत्ता भरोसा के साथ, ये हमारा टैगलाइन है। इसी तरह आप लोगों को बताना है कि लाइफ इज गुड किसकी टैगलाइन है। तो लाइफ इज गुड जो टैगलाइन है हमारा वो है LG का है। लाइफ इज गुड किसकी टैगलाइन है? तो ये हमारा LG की है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत ही कम देखे जाते हैं बट पूछ लिए जाते हैं। तो जो भी बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं, और क्वेश्चंस का सीरीज आज में हमारा समाप्त होता है। आज के क्वेश्चंस में हम लोग 71 से 90 क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग किए हैं।
और सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे लगे आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं और विशेष तैयारी बेसिक टू एडवांस पढ़ने के लिए आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ से आपको सारा डिटेल्स दे दी जाएगी पेड कोर्स के रिगार्डिंग। कुछ भी डिटेल्स आपको चाहिए पेड कोर्स के रिगार्डिंग तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग हमारी टीम से बात कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारा क्लास के रिगार्डिंग आपको हर एक कुछ बता दिए जाएंगे और आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन आप लोग इस चैनल के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो आप लोग देख भी रहे होंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल पे एक से एक अनुभवी शिक्षक लोग हैं जो आप लोगों को अच्छे से बिहार पैरामेडिकल का प्रिपरेशन भी करवाते हैं और आप लोग हमारा 2021 और 2022 का भी फीडबैक भी देख चुके हैं स्टूडेंट्स के द्वारा कि स्टूडेंट्स कैसा फीडबैक दिए हैं क्लास के रिगार्डिंग। तो आप हमारे पेड कोर्स से भी आप भी एक अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और चलिए कोई बात नहीं, अगर आप हमारे पेड कोर्स से नहीं भी पढ़ते हैं तो आप हमारे यूट्यूब से भी पढ़िए, यहाँ से भी आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि यूट्यूब पे भी जितना भी हम लोग पढ़ाते हैं सारा पैरामेडिकल के रिगार्डिंग ही पढ़ाते हैं। इसलिए आप लोग कोई बात नहीं, आप लोग पेड कोर्स के माध्यम से नहीं भी पढ़ते हैं तो आप लोग यूट्यूब से पढ़िए और हमारे टेलीग्राम चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल को भी ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे क्लासेस का लिंक, वीडियो और क्लासेस के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होता है वहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले बता दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल हमारा क्या है तो इसको भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल भी हमारा पीपीआई ट्यूटोरियल है तो इसको भी आप लोग अवश्य ज्वाइन कीजिए सभी बच्चे। और यहाँ से आप लोग हर इंफॉर्मेशन क्लास के रिगार्डिंग आप लोग ले सकते हैं। और आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर और वीडियो को सब लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी पैरामेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिल जाए। और अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि बिहार पैरामेडिकल के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो आप पे नोटिफिकेशन चला जाए और आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल। और कमेंट्स आप लोग करना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है तो कमेंट्स आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अब वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय।